जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रगति एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम हिंदी का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू के साथ में, और वो भी विद कॉन्सेप्ट। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और सभी लोग ध्यान से समझते जाइएगा। आपको यहाँ पर कहीं पर भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? अब आप लोगों को आंसर करना है यहाँ पर, किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर आपको मैं बता देता हूँ। पहले प्रश्न का आंसर होगा हमारा उर्वशी। उर्वशी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यहाँ पर रचित महाकाव्य है। अगर इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के साथ में अगर हम अगली बात करें यहाँ पर चिदम्बरा की, तो चिदम्बरा हमारा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। आपका इसके द्वारा तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। इनको भी चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना है हमारे हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यायन और इनका उपनाम है अज्ञे के नाम से जाना जाता है। तो अज्ञे जी को भी कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वही अगली रचना है यामा। यामा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यामा हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? ध्यान रखना दोस्तों, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो यामा के लिए भी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन चारों कवियों के आपको नाम याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे और महादेवी वर्मा। इन चारों को अपनी अपनी इन चारों रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका, मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ या घड़ियाल? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स में आंसर इसका बताएंगे। मगरमच्छ शब्द के स्त्रीलिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, इसका जो सही आंसर होता है हमारा, आंसर होगा हमारा मादा मगरमच्छ। अब मादा मगरमच्छ कैसे होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। कुछ शब्द हमारे सीधे होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें शेर की, तो शेर का जो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरनी। वही अगर हम बात करें मोर की, तो मोर का स्त्रीलिंग भी हमारा क्या हो जाता है? मोरनी। लेकिन कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें बाघ, तो अब बाघ का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह हमारा क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। बाघ का तो हमारा क्या हो जाएगा? बाघिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चीता, तो चीता को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर चीता का स्त्रीलिंग बताना है तो इसके आगे हम मादा शब्द का यूज करते हैं, और ये बन जाता हमारा मादा चीता बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मक्खी, अब मक्खी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये मान लो इसको आपको पुल्लिंग बनाना है, तो पुल्लिंग बनाने के लिए इसके आगे आपको नर शब्द का यूज करना होगा, और ये हमारा बन करके आएगा नर मक्खी। तो कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, नर एंड मादा, इनके आगे क्या लगाना होगा आपको? नर एवं मादा लगाना होता है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निश्चय करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? इस वाक्य में आपको इन निश्चय में संधि बतानी है कि निश्चय में आपकी कौन सी संधि है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों जब भी किसी शब्द के मध्य में आपको आधा श, आधा श, आधा स, ये ज दिखाई दे आपको और छोटे ओ की मात्रा दिखाई दे, तो ये सभी हमारे परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। शब्द है आपका कौन सा? निश्चय। अब निश्चय में आपको यहाँ पर आधा श दिखाई दे रहा है, तो इस आधे श को आप विसर्ग में परिवर्तित कर दो और बाकी किसी में चेंजेस नहीं होगा, यही से टूट जाएगा, तो ये आपका बन जाता है निह धन चय। यानी कि अगर इसमें संधि की बात करें तो संधि इसमें कौन से निकल करके आ रही है? विसर्ग संधि इसमें निकल करके आती है।
चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक दो उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक शब्द ले लेते हैं दुस्साहस। ये हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया दुस्साहस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको आधा स दिखाई दे रहा है ना, इस आधे स को आप विसर्ग में परिवर्तित कर दो। कैसे? तो ये आपका बन जाएगा दुह धन साहस। इस तरह से आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपका निष्पाप, तो निष्पाप में भी आपको आधा श दिखाई देगा, जिसको आप विसर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आपके कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। चलिए, तो छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता माने जाते हैं, यानी इनके जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं हमारे कौन? पिंगल ऋषि। ठीक है, इन्होंने छंद शास्त्र के ऊपर एक बुक भी लिखी, एक किताब भी इनकी है। ठीक है, उस किताब को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उस किताब का जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है हमारे कौन सा? पिंगला शास्त्र। यहाँ पर पिंगल मुनि की किताब। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल मुनि हैं। इन्होंने ही सबसे पहले छंद को परिभाषित किया, और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? पिंगला शास्त्र। ठीक है, कौन सी पुस्तक में मिलता है? पिंगला शास्त्र। अच्छा, कभी कभी वेद से भी पूछ लेता है छंद शास्त्र के बारे में। तो छंद का जन्म कौन से वेद से हुआ? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो छंद है हमारा, छंद का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है ये हमारे ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। वहां पर सबसे पहले छंद का हमें उल्लेख देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वेद से ही वेदांग बने, और वेदांग में आपका एक छंद शास्त्र भी आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। किसमें उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर उच्छिप्त ध्वनि बताने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि उच्छिप्त ध्वनियां कौन सी कहलाती है। तो हिंदी में दो ही वर्ण हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, एक तो ड और एक ड़, जिनके नीचे इस तरह से नुक्ता लगा होता है ना, ये हमारे उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। अब आप देखिए कौन से शब्द में इनका यूज हुआ है? आर्जु में तो नहीं हुआ है, खसरा में भी नहीं हुआ है, पढ़ाई में। यहाँ पर पढ़ाई में अगर आप लोग देखेंगे तो पढ़ाई में यहाँ पर कौन से शब्द का यूज होता दिखाई दे रहा है आपको? ड शब्द का यहाँ पर यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ाई में यहाँ पर उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों व्यंजनों को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को आगत व्यंजन भी कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कौन से व्यंजन आपके ताड़न जात व्यंजन है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों व्यंजन। और साथ में एक और नाम मैं आपका इनको बता देता हूँ, द्विगुण। द्विगुण के नाम से भी इन दोनों व्यंजनों को जाना जाता है। चलिए, आई होप कि पांचवा प्रश्न भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर नई सीखने को मिलेगी, बस ध्यान से सीखते हुए चलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या तो आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टडी विद हरीश सर, या फिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। चलिए, छठा प्रश्न है आपका, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मक्खन की विशेषता बताई गई है। तो मक्खन हमारा क्या हो जाएगा? मक्खन सर हमारा हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और कौन सा शब्द बता रहा है विशेषता? ये ढेर 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 सारा मक्खन, यानी कि उस मक्खन की मात्रा के बारे में बता रहा है। जो भी शब्द संज्ञा की मात्रा के बारे में बताता है, तो वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? याद रखिएगा दोस्तों, वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर गुणवाचक होना चाहिए। देखिए, उसने ये तो नहीं कहा सफेद मक्खन, पीला मक्खन। अगर उसके इस रंग के बारे में बताता, रूप के अवस्था के बारे में बताता, खराब मक्खन, अच्छा मक्खन, तो वह हमारा गुणवाचक होता। लेकिन उसने उसकी मात्रा के बारे में बताया, तो परिमाणवाचक। और मक्खन को आप गिन तो सकते नहीं, सिर्फ माप सकते हो, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ये क्लियर है आप लोगों को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? भाई, पुरुषोत्तम शब्द में आपको समास बताना है, बहुत आसान प्रश्न है आपका। सोचिए आप लोग कि पुरुषोत्तम शब्द में आपका कौन सा समास हो सकता है। देखिए, जब आप इसका आंसर देखेंगे पुरुषोत्तम का, इसका समास विग्रह करके देखते हैं हम सबसे पहले। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका?
पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस पूरे पुरुष की विशेषता बताई गई कि पुरुष कैसा है, उत्तम है, यानी कि विशेषण विशेष्य का जो संबंध होता है वो हमारे कौन से समास में होता है, तो सर वह हमारे कर्मधारय समास में होता है। कर्मधारय समास में जैसे नीलाकाश, यानी कि नीला है जो आकाश, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, महाराजा, महान है जो राजा, यानी कि जब भी विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो वहां पर हमारा कौन सा समास आ जाता है, कर्मधारय समास वहां पर हमारा निकल करके आता है। बहुव्रीहि, जब तीसरा पद निकलता है, जैसे गजानन, गज है आनंद, जिसका तीसरा पद निकलेगा गणेश, तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता। द्विगु समास, जब संख्याओं की विशेषताओं के बारे में बात की, जैसे शतक, तो शतक हमारा क्या हो जाता है, 100 वर्षों का समूह। तो जब संख्याओं के समूह की बात होगी तब हमारा द्विगु समास वहां पर होता हुआ दिखाई देता है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गंगा का पर्यायवाची बताना है भाई आप लोगों को। गंगा का पर्यायवाची क्या है, त्रिपदगा है, चंचला है, अचल है या मधुकर है। देखिए, चंचला की अगर हम बात करें तो चंचला हमारा किसका पर्यायवाची होता है प्यारे, चंचला हमारा बिजली का पर्यायवाची होता है। अचल, अच्छा मुझे ये बताओ, पत्थर चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है, तो पत्थर का पर्यायवाची अचल। मधुकर किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा सर, मधुकर हमारा भंवरे का, जो भंवरा होता है ना, इसका मधुकर या आली भी इसको कहा जाता है। तो बचा कौन सा, त्रिपदगा, तो त्रिपदगा हमारे यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, गंगा के मैं कुछ और पर्यायवाची ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसमें मैं पूरा नोट डाउन हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं बोल करके बता देता हूँ। गंगा है गोदावरी, गंगा है गोदावरी, गंगा है गोदावरी, जानवी, ठीक है, और भी बता देता हूं मैं आपको, जानवी, त्रिपदगा, गंगा, गोदावरी, जानवी, त्रिपदगा, सुरसुता, सुरसुता भी हमारा इसी का है, सुरपगा, सुरपगा भी हमारा किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। सुरधुनी, सुरधुनी यानी कि इसको जो है देवताओं की प्रिय नदी है तो सुरधुनी भी इसको कहा जाता है। ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची मिलेंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी हमारे गंगा के पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपको बतानी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपको बतानी भाई कि हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं। जनरली अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 28 है तो 28 तो मैं बता देता हूँ, ये वाकई सही है कि 28 कृत प्रत्यय है हिंदी में, लेकिन पूछा गया है यहाँ पर किसके अनुसार, यहाँ पर पूछा गया है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो जब भी बात आएगी हिंदी में कृत प्रत्यय तो हमारा सही आंसर होगा 28, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 42। यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आज से याद रखिएगा कितनी हो जाएगी, 42। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी बात आएगी हिंदी में कृत प्रत्ययों की तो कृत प्रत्यय हमारे हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कृत प्रत्यय हमारे 28 हैं, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं कृत प्रत्यय, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कृत प्रत्यय 42 हो जाएंगे, 42। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु शब्द का आपको बताना है समानार्थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक शब्द कॉमन निकल करके आ रहा है। कौन सा शब्द कॉमन निकल करके आ रहा है सर, एक तो शुभ यानी कि अच्छा, और दूसरा यहाँ पर इच्छु, इच्छु यानी कि इच्छा की हम बात कर लेते हैं तो आपको सिंपल सा इच्छा का पर्यायवाची ढूंढना है। देखिए, इच्छा का पर्यायवाची चिंता तो हो नहीं सकता, हितैषी हित चाहने वाला ये भी नहीं हो सकता, परोपकारी परोपकार करने वाला ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आकांक्षा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इच्छा का जो पर्यायवाची निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है, आकांक्षा। तो यहाँ पर शुभेच्छु का जो समानार्थी हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुभाकांक्षी हो जाएगा, समान अर्थ उसके जैसा समान अर्थ देने वाला। चलिए भाई, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न वाक्यांश को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन वाक्यांशों को आपको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, जमाना है। जैसे ABCD, तो इसको किस अनुसार जमेगा, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ।
पढ़ के देखते हैं। बाद में आर्यों ने ऐसा नहीं समझा, परमात्मा के लिए विष्णु और नारायण वैदिक काल की आरंभिक अवस्था में नाम भी प्रयुक्त होता था, लेकिन यानी कि अब देखिए पहले नंबर पर आ जाएगा वैदिक काल की प्रारंभिक अवस्था में परमात्मा के लिए विष्णु और नारायण नाम भी प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में आर्यों ने ऐसा नहीं समझा, यानी कि चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन सा आया, सी आया, दूसरे नंबर पर बी आया, तीसरे नंबर पर डी आया और चौथे नंबर पर ए आया, यानी कि सी बी डी ए। सही आंसर अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा शब्द आपका दूर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? जल्दी से सभी लोग आंसर करें, सभी लोग कमेंट्स करें और बताएं कि दूर उपसर्ग। अब देखिए भाई ये क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, आप लोगों को ऐसे बहुत कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आजकल किताबों में बहुत आसान प्रश्न दिए गए, लेकिन जब एग्जाम में टफ प्रश्न पूछे जाते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपके टॉप लेवल के एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, तो सभी लोग अपना परीक्षण जरूर करें। इसमें दूर उपसर्ग देखिए, दुहाई, दुहाई की अगर बात करें तो दुहाई तो यहाँ पर होगा नहीं। दूरी, दूरी में दूर तो मूल शब्द ही है, ये भी नहीं होगा। दूर, ये भी मूल शब्द नहीं होगा। तो दुर्दशा, दुर्दशा में देखिए मूल शब्द की अगर बात करोगे तो मूल शब्द निकलेगा हमारा कौन सा, दशा, और उपसर्ग निकलेगा कौन सा हमारा, दूर। तो ये दुर्धन दशा। हालांकि इसका जो संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद आधार मैंने पहले बताया आपको विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दुर्धन दशा होगा संधि विच्छेद तो इसका। लेकिन इसमें जो उपसर्ग निकल करके आ रहा, कौन सा निकल करके आ रहा, दूर उपसर्ग निकल करके आ रहा, बाकी इन तीनों में नहीं आ रहा। अगर दूर ऐसा का ऐसा ही दिया है तो ये तो उपसर्ग होगा नहीं, क्योंकि ये तो मूल शब्द है। दूरी भी नहीं हो सकता क्योंकि दूरी में पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय, और मूल शब्द है यहाँ पर दूर। ठीक है, तो दुर्दशा में यहाँ पर आपको दूर उपसर्ग देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंसू शब्द कैसा है, ये आपको बताना है। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या कोई नहीं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि सर हिंदी में द्विवचन तो होता ही नहीं है, दो ही वचन होते हैं हिंदी में, एक तो एक वचन और एक बहुवचन होता है, बस दो ही होते हैं। तो दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात करें तो हम ये कहते हैं उसका आंसू बह रहा था, ऐसा नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, उसके आंसू बह रहे हैं या उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो आंसू शब्द हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब आंसू के साथ साथ और भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे हस्ताक्षर, जैसे आपका प्राण, ठीक है, जैसे आपके बाल, ये कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं, जैसे आपके नाखून। ठीक है, उसने उसका नाखून काटा, ऐसा नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते, उसने उसके नाखून काटे, तो या उसके प्राण पखेर उड़ गए, या उसका बाल झड़ा, नहीं, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना उसने हस्ताक्षर किया, ये गलत हो जाता है, तो हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन है। तो कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, बहुवचन ही रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था भाई, ये आपको आंसर करना है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955, 15 जुलाई 1955, 21 जुलाई 1956 या 24 जून 1955। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग के अगर हम गठन की बात करें तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था हिंदी में, ये आपका 7 जून 1955 को हुआ था। कौन से अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई थी कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष बाद तथा इसके प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करता है। पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को यहाँ पर गठित किया गया। अगर हम बात करें इसकी पहली बैठक की तो 15 जुलाई 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग की क्या हुई थी, ध्यान रखिएगा, पहली बैठक यहाँ पर आयोजित हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब इसके लिए थोड़ा सा पेन छोटा करना पड़ेगा, हालांकि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। देखिए, चलिए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ पेन को। प्रथम राजभाषा आयोग का यहाँ पर है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो पंक्ति आप लोग एक बार ध्यान से देख लें।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। छंद कैसे पहचानना है? छंद पहचाना जाएगा मात्राओं और वर्णों से। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें मात्रा गिन लेते हैं, 2 पंक्तियों में गिन लेते हैं, कोई सी एक तो पहले में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि एक पंक्ति में कितनी मात्रा दिखाई दी? 16 मात्रा दिखाई दी। तीसरी में गिन लेते हैं, ठीक है, या दूसरी में गिन लेते हैं। 1 2 3 बड़ी की मात्रा है तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं दिखाई दे रही है। सर रोला की बात करें तो रोला की प्रत्येक पंक्ति में भैया 24 मात्राएं दिखाई देती है। सर सोरठा की बात करें तो सोरठा के प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर 12-12 मात्राओं पर यति लगती है और अंत में 2 गुरु आते हैं। सोरठा ये दोहा का विपरीत छंद है, तो इसमें 11 + 13, यानी कि अगर दोनों लाइनें साथ में आ जाएगी तो इसमें भी 24 मात्राएं दिखाई देगी। बरवे, बरवे में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, उधर स्पेस नहीं है। बरवे की अगर बात करें तो बरवे में विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7, यानी कि एक पंक्ति में यहाँ पर हमें 19 मात्राएं देखने को मिलती है। चौपाई, तो चौपाई ध्यान रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं देखने को मिलती है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको छंद इस तरह से पहचानना है। छंद के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा विद डिटेल मैंने इनको समझा रखा है, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार शब्द में आपको संधि बताना है कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग बड़ा ओ देख करके, हालांकि है तो स्वर संधि ही इसमें पूछा गया है, ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हुआ कि प्रत्युपकार में जो संधि हो तो स्वर संधि है। अब कैसे है वो भी बता देता हूं मैं। देखिए शब्द आपका क्या लिखा हुआ है? शब्द आपका लिखा हुआ है प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार। अब इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने संधि पूरी पढ़ा रखी है, तो आप लोग वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी संधि देख सकते हैं। देखिए इधर, जब भी य के पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वह आधा वर्ण पूरा हो जाता है, य के स्थान पर छोटी की मात्रा लग जाती है, और य के साथ में जो स्वर जुड़ा हुआ है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ नहीं होगा, इसमें छोटा ऊ होगा, वह गलत टाइप हुआ है, तो छोटा ऊ, तो यहाँ पर छोटा ऊ बाहर निकल जाएगा। बाकी किसी में आगे वाले प्र में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं होते, बन जाएगा प्रतिधन उपकार। यानी कि इसमें जो संधि निकल करके आएगी, कौन सी संधि निकल करके आएगी? यण स्वर संधि इसमें निकल करके आती है। चलिए समझ आया आप लोगों को? नहीं आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी संधि की क्लासेस मैंने कंप्लीट करा रखी है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा और अच्छा समझ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक था। बताइए भाई हिंदी का प्रथम नाटक आपका कौन सा था? तो हिंदी के प्रथम नाटक की अगर बात करें तो प्यारे यहाँ पर हिंदी का जो प्रथम नाटक था ये था हमारा कौन सा? नहुष। कौन सा था? नहुष। किसके द्वारा लिखा गया था? इसके लेखक कौन है? तो लेखक ध्यान रखना है गिरिधर दास। इसके लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? गिरिधर दास हो जाएंगे। ये हमारा हिंदी का प्रथम नाटक था। इंदुमती की बात करें तो इंदुमती हमारी हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की जो पहली कहानी है वह हो जाएगी हमारी कौन सी? इंदुमती। और इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा ये किशोरी लाल के द्वारा। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल इंदुमती के। परीक्षा गुरु क्या है? तो ध्यान रखिएगा परीक्षा गुरु आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम उपन्यास हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखिएगा ये आपका लाला श्रीनिवास के द्वारा। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास के द्वारा ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। सरयू पार की यात्रा, यात्रा से समझ आया है कि यह हमारी हिंदी की पहली यात्रा वृतांत, ये पहला हिंदी का यात्रा वृतांत था, सरयू पार की नदियाँ। ये हमारा किसके द्वारा? तो ये हरिश्चंद्र के द्वारा। कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया? हरिश्चंद्र के द्वारा। तो यहाँ पर ये सभी आपकी हिंदी के पहले पहले हैं। नहुष आपकी हिंदी का पहला नाटक जो गिरिधर दास के द्वारा लिखा गया। सरयू पार की नदियाँ पहला यात्रा वृत्तांत जिसके लेखक हरिश्चंद्र है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास जो लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी जो किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनियां बताना है। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है उच्चारण के स्थान पर? तो ध्यान रखिएगा मूर्धन्य ध्वनियों की अगर बात करें तो मूर्धन्य ध्वनियों में आपका आ जाता है कौन सा वर्ग? ट वर्ग। ट वर्ग आपका मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आएगा। अब इसमें ट वर्ग का आपका जो दिखाई दे रहा है वो एक ही, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में मैं बता देता हूँ। क वर्ग आपकी
कंठे ध्वनियां होती है। कौन सी ध्वनियां होती है? कंठे ध्वनियां। च वर्ग आपकी तालव्य ध्वनियां होती है, ठीक है। त वर्ग आपकी दंत्य ध्वनियां होती है, दंत्य ध्वनियां, ठीक है। इसमें जब आप त थ द ऐसे तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों को टच करते हैं, ठीक है। और ये आपके तो मूर्धन्य हो जाएगी। ट वर्ग आपके कौन सी हो जाएगी? मूर्धन्य हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको वर्णमाला में पढ़ा रखा है, ये सिर्फ हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के, जो लोग नए हैं जिनको टॉपिक समझ नहीं आते हैं, वो वहां पर जाकर के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर जिन लोगों का आता है उनका परीक्षण है, टेस्ट है एक तरह से, और रिविजन चल रहा है। वत्स की बात करें तो वत्स में हमारे 3 ही वर्ण आते हैं, स, र और ल, ये हमारे वत्स में आ जाते हैं। दंतोष्ट ध्वनि की बात करें, ठीक है, तो दंतोष्ट ध्वनि में हमारी व आती है। वह हमारी कौन सी है? तो याद रखिएगा, वह हमारी दंतोष्ट ध्वनि। औष्ठ्य ध्वनियों में हमारा प वर्ग पूरा औष्ठ्य ध्वनियों में आ जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने कल उसको छत पर देखा था, किसी और के साथ देखा था। वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक। अब रेखांकित शब्द कौन सा है? तो रेखांकित, मैंने छत को रेखांकित कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। बताइए आप लोग, छत में कौन सा कारक है इस वाक्य में? मैंने कल उसको छत पर किसी और के साथ देखा था। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द में आपका कौन सा कारक है, आप लोगों को ये बताना है। एंड आई होप कि आप सभी लोग सही आंसर करेंगे, क्योंकि सभी पढ़ने वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी बात होती है किसकी, तो याद रखिएगा, जब भी बात होती है स्थान की या जब भी बात होती है समय की, तो ऐसी कंडीशंस में जो कारक होता है वह कारक हमारा कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है, ठीक है। कारक भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हालांकि अगर आप लोग ऐसे पहचान जाए तो ठीक है, अदरवाइज इस अधिकरण कारक के तुरंत बाद में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पर का यूज हुआ, यानी कि जो कारक है कौन सा है? अधिकरण कारक है, ठीक है। हालांकि छत भी आपके स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। समय के बारे में कैसे? जैसे वह जनवरी में आया था, तो उसके पीछे भी आपका में लगेगा एक, तो दूसरा जनवरी आपका समय को प्रेजेंट कर रहा है, तो समय और स्थान को प्रेजेंट करने वाली चीजें, शब्द आपके अधिकरण कारक आएंगे, इनके पीछे में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गले पड़ना मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है। गले पड़ना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा? गले पड़ना मुहावरे का अर्थ, गले पड़ना यानी कह रहे भाई वो तो बिल्कुल गले ही पड़ गई, यानी कि मुसीबत पीछे पड़ गई, तो मुसीबत पीछे पड़ना यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। पुराने दुख को याद दिलाने के लिए हम कौन सा? घाव हरा करना, ठीक है। इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज करते हैं? घाव हरा करना, ठीक है। वही गरीब घर में जन्मा गुणी व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आपका गुदेड़ी का लाल, सुना होगा ना आपने पहले। तो ये गुदेड़ी का लाल किसके लिए? यानी कि गरीब घर में गुणी व्यक्ति का यहाँ पर जन्म। अवसर का लाभ उठाना, ये तो आप सभी जानते हैं और इसका तो आप जो है फायदा उठा ही लेते हैं। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है ना। तो बहती गंगा में हाथ धोना क्या हो जाएगा इसका? बहती गंगा में हाथ धोना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शैली के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शैली के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, चलिए इसमें एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वरूप के अनुसार अगर आपसे पूछे कि स्वरूप के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा स्वरूप के अनुसार काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? तो सर एक होता है हमारा श्रव्य काव्य और एक होता है सर हमारा दृश्य काव्य, तो स्वरूप के अनुसार। लेकिन यहाँ पर पूछा है शैली के अनुसार, तो शैली के अनुसार काव्य के यहाँ पर आप लोगों को आंसर याद रखना है। 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद आपके कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक आपका हो जाएगा कौन सा? पद्य काव्य। एक आपका हो जाएगा कौन सा? गद्य काव्य। और एक तो आप सभी जानते ही हैं चंपू काव्य, ठीक है, जैसे आपकी चंपू रामायण राजा भोज के द्वारा लिखी गई। चंपू काव्य आपका गद्य एवं पद्य दोनों में होता है। तो शैली के अनुसार काव्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद, और स्वरूप के अनुसार ये 2 भेद। आज से याद रखना, आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि कभी एग्जाम में आ जाए तो हमारे नंबर कटने नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं आपकी, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, यानी कि क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूलकर, ठीक है, सब शील अपना भूलकर करतल, यानी कि करतल हाथ, करतल युगल मलने लगे। यहाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई?
अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, और जब गुस्सा आता है तब कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा? रौद्र रस। देखिए अर्जुन को करुणा तो आ नहीं रही थी, दया तो आ नहीं रही है, ना यहाँ पर हंसने वाली कोई बात है, ना यहाँ पर श्रृंगार की बात चल रही है, ना भक्ति की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो रस होगा इसमें क्रोध इसमें आ रहा है। हमने पॉइंट पकड़ा कि यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रोध जैसा लग रहा है, और जहां पर भी क्रोध जैसा लगे तो रस कौन सा हो जाएगा हमारा? रौद्र रस यहाँ पर हमारा हो जाता है। चलिए समझ आया आप लोगों को? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? भाई तद्भव शब्द आप लोगों को बताना है। देखिए तत्सम शब्द के पहचान की कुछ ट्रिकें मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने पूरे पढ़ा रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत इसको मैंने जो है आपको एक ट्रिक के साथ में कराया है। जहां पर भी आपको क्ष वर्ण, जहां पर भी आपको य वर्ण, जहां पर भी आपको र के तीनों रूप, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई दे या फिर आपको व दिखाई दे, तो ये सभी आपके, अगर किसी शब्द में आपको ये वर्ण दिखाई दे तो समझ जाना वो आपका तत्सम वर्ण है मैक्सिमम कंडीशंस में। जैसे यहाँ पर व भी और र भी है पहले में, तो ये आपका तत्सम है। यहाँ पर क्ष है क्षत्रिय, तो ये भी आपका तत्सम है। यहाँ पर पूर्णिमा र का यूज हुआ है, ऊपर वाला र आ रहा है ना, तो ये भी आपका तत्सम है। अब इनका तद्भव बचा कौन सा? बचा आपका जो, तो जो आपका तद्भव हो जाएगा। अब देखिए इनके तीनों के मैं तद्भव बता देता हूँ। वर्कर, वर्कर यानी कि बकरा, वर्कर यानी कि इसका तद्भव हो जाएगा बकरा। क्षत्रिय, क्षत्रिय का तद्भव हो जाएगा खत्री। पूर्णिमा, पूर्णिमा का तद्भव हो जाएगा पूनम। जो, अब जो तो हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम हो जाएगा यव। क्या हो जाएगा इसका तत्सम? जो का यव हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको कुछ चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, हालांकि आप लोग पहचान गए होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हुए हैं। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भाई संधि तो इसमें समझ आ गई, ठीक है, संधि तो समझ आ गई कि व्यंजन संधि है, तो आप लोग उपसर्ग भी निकाल लोगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। संलग्न का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये इस तरह से निकलेगा, सम धन लग्न। तो मूल शब्द यहाँ पर कौन सा है? मूल शब्द लग्न है, और उपसर्ग कौन सा है? सम। अब सम ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर वाले में हलंत नहीं है और सी वाले में आपका हलंत है। इसके जैसा जो सेम प्रतीत हो रहा है कौन सा हो रहा है? ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा समलग्न, ठीक है, सम उपसर्ग हो जाएगा संलग्न में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। घर के सामने पोखर था, वाक्य किसका है भाई? स्थान बोधक है, स्थान को दर्शा रहा है, दिशा को दर्शा रहा है, कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसमें कोई नकारात्मक पॉइंट है, ठीक है। देखिए नकारात्मक पॉइंट तो इसमें है नहीं, कार्य होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, स्थान और दिशा इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर शब्द आया सामने, तो ये दिशा को दिखाता है। घर के सामने क्या था? पोखर था, दिशा को दर्शा रहा है, तो दिशा सूचक हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई दे, किस तरह के शब्द? दो संज्ञाओं के मध्य में आपको शब्द दिखाई दे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आमने सामने, इस तरह का अगर आपको शब्द दिखाई दे तो ये सभी हमारे दिशा सूचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे दिशा बोधक वाक्य को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। परीक्षण कीजिए भाई सभी लोग अपना। दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं प्यारे? आप सभी जानते हैं। जल्दी से आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोच के रखिए, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए 4 स्वर होते हैं हमारे, अ, ई, उ और ऋषि। एक तो ये हमारे हो गए। बाकी के बचे हुए कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, और एक और कौन सा? बड़ा ओ। अब अगर यहाँ पर बात करें तो इन चारों स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है, इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। बाकी के बचे ये, तो इनको हम संधि स्वर कहते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, और मात्रा के आधार पर इनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की श्रेणी में कौन से आ रहे हैं? ये वाले। इसमें देखिए बड़ा है, हो नहीं सकता, इसमें भी बड़ी है, हो नहीं सकता, इसमें भी बड़ा है, हो नहीं सकता। बच्चे कौन? अच्छा, दीर्घ स्वरों का समूह चुनना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको, रब कैसे हो गया? चलिए इसको बैक जाते हैं। ठीक है,
चलिए अब हमें बताना है यहाँ पर दीर्घ स्वर, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था, दीर्घ स्वर बताना है आपको। तो इसमें देखिए, इसमें आपका लघु स्वर है, तो पूरे हमारे ये तो होगा नहीं है। इसमें भी हमारी छोटा ऊ और छोटा ए आ रहा है, लघु स्वर आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी अगर बात करें तो इसमें भी छोटी ई आ रही है लघु स्वर, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, बी वाला। बी में अगर आप देखेंगे तो सारे आपके बड़े वाले हैं, यानी कि दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरह से कुछ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हम जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है और उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि 70% आंसर तो हमारा तभी आ जाता है जब हम ध्यान से पढ़ते और देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि आता आपको सब कुछ है। चलिए, शब्द शतांश में प्रयुक्त समास आपको बताना है, शतांश, ठीक है। शतांश क्या है आपका, तो ध्यान रखिएगा, शतांश हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम एक काम करते हैं, चलिए शतांश, तो यहाँ पर शतांश का क्या होगा, 100 अंशों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 100 अंशों की बात हो रही है। तो 100 अंशों का समूह शतांश कहलाता है। तो यहाँ पर संख्याओं के समूह की बात कौन से समास में होती है, मैंने बताया था आपका द्विगु समास में। किसमें होती है, द्विगु समास में संख्याओं के समूह की बात होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 अंशों का समूह। जैसे 98 8 आनों का समूह, 54 4 आनों का समूह, 64 4 माहों का समूह। तो इस तरह से संख्याओं के समूह की बात हमेशा किसमें होती है, द्विगु समास में होती है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के सज सवर के, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सज सवर के, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर देखो, मेघ हमारी क्या हो गई, मेघ की अगर बात होगी तो मेघ हमारी प्रकृति की एक चीज हो गई, ठीक है, यानी कि ये प्रकृति से संबंधित है। और सजना संवरना किसका काम है, ठीक है, सजना संवरना किसका काम है, तो आप बोलेंगे सर सजना संवरना तो मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ पर मेघ यानी कि प्रकृति को सजता संवरता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जब भी प्रकृति की कुछ चीजों में, प्रकृति से संबंधित कुछ चीजों में जब बात होती है किसकी, जब बात होती है प्रकृति से संबंधित कुछ चीजों में, यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों की, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है हमारा कौन सा, मानवीकरण अलंकार। यमक अलंकार तो जहां पर दो शब्द आए, जैसे कनक कनक, और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर मेघ हमारा क्या था, तो हमने देखा मेघ हमारे प्रकृति वाली चीजें हैं, सजना संवरना मानवीय क्रियाकलाप है, यानी कि प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। तो आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है, तो ध्यान रखना प्यारे, संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। कितनी भाषाओं से मिलकर बना होता है संकर शब्द आपका, दो भाषाओं से मिलकर। वर्षा तो हमारा तत्समय नहीं हो सकता, जवान हमारा तद्भवे नहीं हो सकता, भ्रमर ये भी नहीं हो सकता, मांग पत्र, भाई यहाँ पर डाउट आया, मांग पत्र, चलिए लिख करके देख लेते हैं। ये हमने लिखा मांग पत्र। अब मांग पत्र में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मांग है ये हमारा हिंदी का है, और जो पत्र है ये हमारा संस्कृत का है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो प्यारे ये जो पत्र है आपका तत्सम शब्द है, और ये मांग आपका तद्भव शब्द है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना सर। तो यहाँ पर मांग पत्र हमारा क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह बहुत चतुर लड़की है, वाक्य में कौन सा पद विशेषण है। वह है कि बहुत है कि चतुर है कि लड़की है। तो हमें यहाँ पर एक चीज तो समझ आ गई कि सर जो लड़की है, जो लड़की है, ये लड़की तो हमारी क्या है सर, लड़की हमारी संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। चतुर, चतुर हमारा विशेषण है, क्या है, विशेषण। बहुत, सर बहुत हमारा प्रविशेषण है, इस विशेषण की भी विशेषता बताइए कि चतुर कैसी चतुर, बहुत चतुर, यानी कि ये हमारा प्रविशेषण। वह लड़की, वह यहाँ पर लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम, क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब उसने पूछा है चतुर विशेषण, तो यहाँ पर जो चतुर शब्द है ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर चतुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर लड़की के बारे में पूछता तो आपका आंसर संज्ञा होता, बहुत के बारे में पूछता तो आपका आंसर विशेषण होता। और अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखिए,
जब हम भरत मुनि की बात करते हैं तो भरत मुनि के अनुसार जो अलंकारों की संख्या आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, आप सोच लीजिए। मैं आंसर बता रहा हूँ। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या है 48। अगर हम यहाँ पर बात करें भरत मुनि के अनुसार, तो इनका जो एक ग्रंथ था भरत मुनि का, जिसका नाम था काव्यालंकार। क्या नाम था इस ग्रंथ का? काव्यालंकार। इस काव्यालंकार में भरत मुनि ने 48 अलंकारों का विवेचन किया है। वही अगर बात करें 16 अलंकार किसके अनुसार है, तो ध्यान रखिएगा अग्नि पुराण के अनुसार अलंकारों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी? 16। 161 की अगर बात करें तो एक थे आपके पंडित जगन्नाथ, इनका जो ग्रंथ था रस गंगाधर, इसमें इन्होंने 161 अलंकारों का विवेचन किया है। वही अगर बात करें आचार्य रुद्रट, इनके अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 78 यहाँ पर अलंकारों की संख्या हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी के अनुसार अलंकारों की संख्या अलग अलग है। तो ये आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये आपके बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द कॉमन निकल करके आ रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो। एक शब्द हार, तो हार का अर्थ यहाँ पर पराजय भी होता है, हार का अर्थ यहाँ पर माला भी होता है, हार का अर्थ यहाँ पर गले का आभूषण भी होता है। लेकिन एक शब्द है यहाँ पर विहार, और विहार की अगर बात करें तो विहार का जो अर्थ निकल करके आता है, ये आता है घूमना, यानी कि इस शब्द का अलग अर्थ निकल रहा है। तो विहार हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिन्न शब्द हो जाएगा। बाकी इन तीनों का जो है हार शब्द से निकल करके अर्थ आता है। इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए, अगर अल्प प्राण ध्वनि की बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है, जबकि महाप्राण ध्वनि की बात करें तो महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरे और चौथे वर्ण यहाँ पर आते हैं। अब आप लोग देखेंगे ठ, तो ठ हमारा दूसरा वर्ण है, थ भी दूसरा वर्ण है, भ भी चौथा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ख हमारा दूसरा वर्ण है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, क ख ग घ न, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ख हमारा दूसरा वर्ण है, तो दूसरा वर्ण तो महाप्राण के अंतर्गत आता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ज हमारा पहला वर्ण, ज हमारा तीसरा वर्ण, च हमारा पहला वर्ण, ट पहला, ड तीसरा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा पहले और तीसरे का है, पहले और तीसरे वर्ण है। तो पहला और तीसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है, अकार से परे एकार के मेल से किस वर्ण का आदेश होता है? ये आप अगर समझ पा रहे होंगे तो संधि का प्रश्न है प्यारे। यहाँ पर पूछा गया है अकार, अकार यानी कि अ और एकार यानी कि ए, इन दोनों के मेल से कौन से वर्ण का निर्माण होता है? तो यहाँ पर अ और ए से बड़े ए का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा ए कहाँ पर है? ये वाला। अब आप बोलेंगे सर छोटे ए का निर्माण, तो इसका अ धन ई से मिलकर के होता है। बड़े ओ का निर्माण अ धन छोटे ओ से मिलकर के होता है। छोटे ओ का निर्माण अ धन ऊ से मिलकर के होता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अकार और एकार से। यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा कौन सा बनेगा? ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैष्णव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। आपको वैष्णव शब्द में प्रत्यय बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, आई होप कि आप सभी लोग कर देंगे, इसका सही आंसर दे देंगे। देखिए, जब भी किसी शब्द के पीछे आपका कौन सा वर्ण हो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी किसी शब्द के पीछे व वर्ण हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो प्रत्यय निकलेगा कौन सा निकलेगा? अ। जैसे कुछ शब्द ले लेते हैं यहाँ पर गौरव, तो गौरव में जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा? अ होगा। जैसे हम यहाँ पर शब्द ले लेते हैं कौरव, तो कौरव में प्रत्यय कौन सा होगा? अ होगा। जैसे अगला शब्द देखते हैं पांडव, तो पांडव में भी प्रत्यय कौन सा होगा? आपका अ प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? भाई शब्द दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा? शरणागत। ठीक है, शब्द कौन सा दिया है? शरणागत। तो आप क्या करें, इसका समास विग्रह कर ले। तो शरणागत यानी कि जो शरणों में आया हो, यानी कि शरण में
आगत, शरणागत यानी कि शरणों में आगत, क्या आया बीच में आया, यानी कि ये हमारा समास हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष समास, और कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखना कुछ शब्द है यहाँ पर, जैसे कामता प्रसाद गुरु, तो ये आपके हिंदी व्याकरण के जनक, क्या है आपके हिंदी व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखना हिंदी व्याकरण के जनक पंडित कामता प्रसाद माने जाते हैं, उनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। पंडित जगन्नाथ ने भी ये अलंकारों का यहाँ पर इन्होंने विवेचन किया है। वही पिंगल मुनि की बात करें, पंडित जगन्नाथ यहाँ पर अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। पिंगल मुनि की बात करें तो पिंगल मुनि हमारे छंद संप्रदाय से प्रवर्तक है। और भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ था, इस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में जो है यहाँ पर भरत मुनि ने रस संप्रदाय का विवेचन किया है, रस संप्रदाय का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बालकृष्ण शर्मा नवीन का वृत्त खंड काव्य है। कृत, ये वृत्त की जगह कृत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृत है, यानी कि कौन सा बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित खंड काव्य है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो खंड काव्य है कौन सा है, द्रौपदी। द्रौपदी यहाँ पर द्रौपदी हो गया। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा था, कौन सा, उर्मिला, ये भी आपका बालकृष्ण शर्मा के द्वारा रचित खंड काव्य। आंसू की अगर बात करें तो आंसू के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये हमारे जयशंकर प्रसाद इनके द्वारा रचित है। चित्तौड़ की चिता, ये आपको पता है, तो वही कुश्ती वाले पहलवान जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में खुद को प्रेजेंट किया था, कौन, राम कुमार वर्मा, इनके द्वारा रचित है चित्तौड़ की चिंता। जानकी मंगल भगवान राम से संबंधित है, यानी कि ये किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास के द्वारा, किसके द्वारा रचित हो जाएगी, तुलसीदास के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, ऐसा पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी भाषा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बाकी तमिल, संस्कृत और कश्मीरी, ये सभी भाषाएं हमारी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, उसमें हमारा अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, आज भी भारत में श्रवण कुमार, ठीक है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में जो रेखांकित है श्रवण कुमार, ये कौन सी संज्ञा है, तो देखिए श्रवण कुमार, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, यानी कि माता पिता की सेवा करने वाले लोग पैदा होते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और जब बहुत सारों की बात होती है, यानी कि ये माता पिता की सेवा करने वाले समुदाय के बारे में बात कर रहा है, और समुदाय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समुदाय आता है जातिवाचक संज्ञा में। भाव तो ये हो नहीं सकता, भाव तो व्यक्ति, अगर यहाँ पर ये बात होती है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, तब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा होता, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन उसने कहा है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, यानी कि माता पिता की सेवा करने वाले समुदाय पैदा होते हैं। श्रवण कुमार को हम माता पिता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो जब भी समुदाय की बात होगी, वहां पर संज्ञा हमारी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा। बताइए भाई, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा आपकी क्या है, पद्य काव्य है कि कविता है कि गद्य काव्य है या चंपू काव्य है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कविता को काव्य, काव्य को कविता ही कहा जाता है, लेकिन ऊपर ए सी डी तीनों में से आंसर दे दीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की ये जो आपकी यशोधरा, आज से याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, और ये आपकी किस में आती है, चंपू काव्य में, यानी कि ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा के अलावा मैथिली शरण गुप्त की ही एक और रचना बता देता हूं मैं आपकी, कौन सी, सिद्धराज, ये भी आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की, और ये भी आपका चंपू काव्य ही है। एक और चंपू काव्य है आपका, जिसका नाम है चंपू रामायण। अभी मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, चंपू रामायण ये आपकी भोजराज के द्वारा रचित है, राजा भोज के द्वारा रचित है चंपू रामायण, ये भी आपका एक तरह से चंपू काव्य है। तो एक तो आपको याद रखना है यशोधरा, दूसरा याद रखना है सिद्धराज, मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा याद रखना है चंपू रामायण। ये तीनों आपके चंपू काव्य हैं।
और चंपू रामायण भोजराज, बाकी ये दोनों रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रची गई। अगला है चाय किस भाषा का शब्द है? भाई चाय किस भाषा का शब्द है? अरबी फारसी का नहीं है, रूसी का नहीं है, जापानी नहीं है। चाय के बारे में तो आप सभी जानते हैं कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। चीनी भाषा के कुछ और शब्द की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चाय के अलावा जैसे आपका लीची हो गया, जैसे आपका पटाखा हो गया, जैसे आपका चीकू हो गया, ये सभी आपके कौन सी भाषा के शब्द है? चीनी भाषा के शब्द है, और बहुत कम लिमिटेड शब्द है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काले खेत में दही का छींटा। इस पहेली को आपको सुलझाना है भाई। काले खेत में दही का छींटा, तो काला खेत है, मान लो काला खेत है बिल्कुल काले कलर का, उस काले खेत में आपको बीच में एक दही का छींटा यानी कि अदरक नहीं है भाई। भुट्टा, भुट्टे के ऊपर भी आपको पता है ग्रीन कलर का कवर होता है ना, हरे कलर का, तो भुट्टा भी नहीं हो सकता। अंगारे तो पीला कलर के होते हैं। लेकिन कपास काली मिट्टी में पाया जाता है, काले खेत में, और सफेद कलर का होता है, तो उसी के लिए पहेली है काले खेत में दही का छींटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कपास हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है? भाई शब्द ध्यान से पढ़िएगा, शब्द है यथासाध्य, और यथा से बनने वाले जो उदाहरण आते हैं वो आते हैं अव्ययी भाव समास में। यथा का जो अर्थ होता है अनुसार, क्या होता है? अनुसार। यथासाध्य यानी कि साधना के अनुसार। किसके अनुसार? साधना के अनुसार। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो आपके कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, यथा से बनने वाले उदाहरण, दूसरे आपके उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण, और तीसरे आपके जो पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं ना, जैसे हाथों हाथ, ठीक है, बार बार, घर घर, गली गली, ये सारे आपके कौन से समास में आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। यथा से बनने वाले उदाहरण जैसे यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार। तो यथा से बनने वाले, उपसर्ग से बनने वाले, उपसर्ग जैसे प्रतिकूल, ठीक है, निडर, निगोड़ा, ठीक है, अत्याचार जिसमें अतिधन आचार, तो ये सभी उपसर्ग से बनने वाले, और पुनरावृत्ति वाले मैंने आपको बता दिए, सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। द्विगु समास में संख्याओं के समूह की, जैसे पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। द्वंद्व समास राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान, इस तरह से। तो अव्ययी भाव समास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भगत सिंह पंजाब के शेर थे, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त है? ये आप लोगों को जल्दी से आंसर करके बताना है। भगत सिंह पंजाब के शेर थे, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जल्दी से सभी लोग आंसर करके बताएं। तो देखिए, अभिधा शब्द शक्ति जो होती है ना, ये सिंपल होती है, सबसे सरल होती है। जैसे राधा नल से पानी भरकर लाती है, राधा नल से पानी भरकर लाती है, पानी भरकर लाती है, तो ये सिंपल वाक्य है, ठीक है, और सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है अभिधा शब्द शक्ति में। लक्षणा शब्द शक्ति, अब यहाँ पर देखिए शेर, शेर का यहाँ पर जो लक्षण है क्या होता है? साहस। क्या है? साहस। अब भगत सिंह साहसी व्यक्ति थे, तो उनको, और साहस किसका लक्षण है? शेर का। तो इसी लक्षण के आधार पर उनको शेर बोल दिया गया, जबकि वो कोई जानवर, शेर थे क्या? नहीं थे, वो क्या थे? इंसान ही थे, लेकिन वो साहसी थे इसलिए उनको शेर बोल दिया गया। यानी कि लक्षणों के आधार पर बात हो रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और जो ताने मारे जाते हैं ना, वो आते हैं हमारी कौन सी शब्द शक्ति में? वो आते हैं हमारे व्यंजना शब्द शक्ति में, जो व्यंग्य कसे जाते हैं वो। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखिए, ध्यान, जैसे महेश गधा है, अब महेश कोई गधा तो है नहीं, लेकिन गधा यानी कि बेवकूफ, अब उस लक्षण के आधार पर उसको गधा बोल दिया गया, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति में आएगा। ठीक है, गाय घास चरती है, साधारण सा है, अभिधा शब्द शक्ति में आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी लंबे गद्यांश अवतरण को सार रूप में यानी कि सिंपल सा कहा जाए तो संक्षेप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। संक्षेप में एक तो समास भी होता है, एक संक्षेपण भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब पदों को संक्षेप रूप में लिखा जाएगा, पदों को छोटा करके, तब वो हमारा समास होगा। लेकिन जब गद्यांश और अवतरण को छोटे रूप में लिखा जाएगा, संक्षेप रूप में, तो वह हमारा क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि वह आता तो मैं भी चला जाता। ये आपका कौन सा वाक्य है? यदि वह आता तो मैं भी चला जाता। ध्यान से देखिएगा, उसके जाने का
जो श्रेय ही किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके आने के ऊपर, यानी कि अगर वो आएगा तो वह जाएगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है, और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है तो वह हमारा कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, तो फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा अच्छी होगी, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य में हो जाएगा। वह आया किंतु मैं नहीं गया, अब ये दो वाक्य हो गए, वह आया मैं नहीं गया, किंतु से जुड़ गए तो संयुक्त वाक्य हो गया, और बाकी सरल वाक्य तो आप जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पल्लवन के लिए किस शैली का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है। समाज शैली तो छोटा करना होता है, तो ये होगा ही नहीं। निगमन शैली भी नहीं होगा, अलंकार का कहीं पर यूज किया नहीं जाता पल्लवन में। तो ध्यान रखिएगा, पल्लवन हमेशा कौन सी शैली में लिखा जाता है, व्यास शैली में लिखा जाता है। इसी तरह से प्रश्न बनता है कि संक्षेपण कौन सी शैली में लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा संक्षेपण के लिए आपकी कौन सी शैली होगी, समाज शैली, और पल्लवन के लिए कौन सी शैली होगी, व्यास शैली। ये आपको दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको दोनों ध्यान रखना है। पल्लवन व्यास शैली में और संक्षेपण समाज शैली में लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन क्या होगा। जब पुत्री माता को पत्र लिखेगी तो संबोधन क्या करेगी, प्रिय माता जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय माता जी, उपयुक्त सभी। अब आप में से बहुत सारे लोग, आजकल नया मॉडर्न जमाना आ चुका है तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा पत्र संबोधन होता है यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से। तो पुत्री के द्वारा माता को यहाँ पर पूजनीय माता जी ही कहा जाएगा, क्योंकि माता पिता पूजनीय ही होते हैं और गुरु सारे हमारे बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं हमसे बड़े वाले। तो यहाँ पर माता पिता गुरु के लिए पूजनीय शब्द का यहाँ पर यूज होगा, तो पूजनीय माता जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वसीयतनामा, वसीयतनामा यहाँ पर यह पारिभाषिक शब्दावली से दिया गया प्रश्न है, तो वसीयतनामा के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर यूज होगा। देखिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो हमारा करारनामा हो जाता है, एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाता है, करारनामा। पावर ऑफ पेटोर्नी, पावर ऑफ पेटोर्नी हमारा मुख्तारनामा हो जाता है, क्या हो जाता है, मुख्तारनामा। क्लेम आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज पर दावा करना क्या कहलाता है, क्लेम कहलाता है। बचा क्या, विल। तो आज से ध्यान रखिएगा, ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, इसलिए मैंने ये लिया है आपका। विल आपका क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा विल आपका कहलाता है वसीयतनामा। ठीक है, अब आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, और हमारा एक ही यहाँ पर नारा है, हर कदम प्रगति की ओर, चाहे वह छात्र हो चाहे वह शिक्षक हो। तो चलिए भाई, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।